नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ फिर से एक बार मैं कृष्णा अवतार द दैनिक न्यूज़ के नए प्रोग्राम छुपा हुआ भारत के अपने प्रथम संस्करण के साथ। बता दें कि असल भारत से सारी दुनिया वाकिफ़ है, मगर एक भारत ऐसा भी है जिसे हम जानते हैं न सरकारें जानती है, यूँ कहिए कि जानना ही नहीं चाहते। यह कहानी भी ऐसे ही एक छुपे हुए भारत की है। एक तरफ जहाँ हम चांद पर जाने का दावा करते हैं, नई दुनिया बसाने की बात करते हैं, वहीं एक सच ये भी है कि असल देखा जाए तो अभी तक हम पृथ्वी पर रहने योग्य भी नहीं बन पाए हैं। आइए जानते हैं ऐसी एक घटना में मोमनाथल गांव की कहानी। बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली के बगल से गुजरती है हिंडन नदी। इसी नदी किनारे बसे गांव मोमनाथल की महिलाएं अपनी बच्चेदानी निकलवाने पर मजबूर है। पुरुष भी बार बार पथरी होने की वजह से पेट कटवा रहे हैं, बच्चे बीमार हो रहे हैं। इन सब की जिंदगी अंधकार में हो रही है और इसकी वजह है सिर्फ और सिर्फ पानी। ग्रेटर नोएडा से यमुना एक्सप्रेसवे की तरफ जाते हुए गुजरते वक्त आलीशान बिल्डिंग्स चमकती हैं, ऐसी बिल्डिंग्स जिन्हें देखने के लिए गर्दन उठानी पड़ती है। इन इलाकों में अब कुछ ही गांव बचे हैं। सेक्टर 150 पार करने के बाद हम मोमनाथल गांव पहुंचते हैं। बता दें कि दैनिक भास्कर की टीम ने वहां का दौरा किया था तो पाया कि गांव की अधिकतर महिलाएं घरों में नहीं हैं। कुछ खेतों में गेहूं काटने गई थी और कुछ पास की बिल्डिंग में झाड़ू पोछा करने। गांव में कुछ बुजुर्ग मिले जिन्होंने बताया कि यहां की महिलाएं अब शाम को ही मिलेंगी। वहीं एक महिला से दैनिक भास्कर की टीम ने बात की तो उन्होंने बताया कि मेरी शादी को 20 साल हो गए हैं। जब शादी करके आई थी तब सब कुछ अच्छा था। हिंडन नदी हमारे लिए अभिशाप नहीं थी। आज इस गाँव में ऐसी औरतों की संख्या बहुत ज़्यादा है जो माहवारी से जुड़ी समस्याएं झेल रही हैं। दर्जनों हैं जिनके यूट्रस सर्जरी से निकाल दिए गए हैं। इस वजह से इस गांव की बेटियों को लेकर चिंता हर वक्त लगी रहती है। अगर बिन ब्याही लड़कियों का यूट्रस निकल जाएगा तो उनसे शादी कौन करेगा। महिला का दर्द उनकी आंखों में साफ दिखाई दे रहा था। उन्हें दुख इस बात का है कि कोई भी नेता अधिकारी उन्हें इंसान नहीं समझता, बस गंदे पानी के साथ मरने के लिए छोड़ दिया है। गाँव को पार करके टीम खेतों की तरफ बढ़ने लगी तो बमुश्किल 300 मीटर की दूरी पर हिंडन नदी दिखाई दी। नदी के किनारे का आखिरी खेत रामेशी देवी का था। वहां पिछले 3 घंटे से गेहूं की कटाई कर रही थी। रामेशी अभिवादन करती है और वहां पहुंचने की वजह जानने के बाद घर चलने को कहती है। रामेशी देवी के परिवार में पति, बेटा, बहू और पोता है। पूरा परिवार अध बने मकान में रहता है। उन्हें 2 बार ऑपरेशन करवाना पड़ा जिसमें लाखों रुपए खर्च हुए। रामेशी देवी कहती हैं वो 2 साल से बीमार थी, 2 बार ऑपरेशन करवाना पड़ा। 15 से 20 दिन तक लगातार माहवारी चलती थी। पेट में दर्द रहता था, दर्द भी ऐसा कि जान निकल जाए। 1 साल पहले नोएडा के कांसीराम हॉस्पिटल में गई, 50,000 रुपये खर्च हुआ। घर पर इतने पैसे नहीं थे इसलिए सूद पर पैसा लेकर इलाज कराया। डॉक्टर्स ने बताया कि पथरी थी, उसे निकाल दिया है। इसके 2 महीने बाद फिर से पथरी हो गई। इस बार मैंने हॉस्पिटल ही बदल दिया और रोशन हॉस्पिटल गई। यहाँ से डॉक्टर बोले बच्चेदानी निकलवा लो। ऐसा नहीं किया तो साल भर से ज़्यादा जिंदा नहीं बच पाओगी। मरना कौन चाहता है। ऐसे में दोबारा कर्ज लिया। एक बार फिर से मेरे इलाज में 70,000 रुपये लगा। रामेशी देवी बड़े ही व्यंग्यात्मक लहजे में कहती है कि यह सब बात तुम सोचो, जब पथरी मेरे अंदर बन रही है तो मेरी बहू के अंदर तो निश्चित बनेगी। यहाँ रहने वाले सबको बनेगी। मेरी एक छोटी बहू भी है, उसे यहाँ आए हुए 3 साल हुए हैं, उसका भी रसौली का ऑपरेशन हो चुका है। देखना जल्द ही इस गाँव में कोई अपनी बेटियाँ नहीं ब्याहेगा। रामेशी देवी ने आगे कहा कि मेरी शादी को 30 साल हो गए, तब से यहाँ हूँ। जब मैं गोना करा के आई थी तो गेहूँ काटने का सीज़न था। मुझे याद है हम लोग खेत में गेहूँ काटते थे और हिंडन नदी का पानी पी लेते थे। जैसे जैसे गांव के अंदर और आसपास शहर बसता गया, सब बर्बाद हो गया। किसी को गांव वालों की चिंता नहीं रही। हम मरे हम जिए किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके पश्चात दैनिक भास्कर की टीम घूमते घूमते एक जनरल स्टोर पर पहुंची तो पता चला कि मोमनाथल गांव में सिर्फ एक ही जनरल स्टोर है। दोपहर में खाली दुकान पर गांव के ही नेम सिंह गौतम अपने मोबाइल पर रील्स देख रहे थे। उन्होंने टीम का परिचय पूछा और फिर गुस्से में बोलते हैं, आप लिख कर भी क्या कर लीजिएगा। कुछ ही सेकंड में नेमचंद का गुस्सा शांत हुआ। टीम को बैठने को कहते हैं। दुकान के भीतर से बिस्कुट और अपने घर से पीने का पानी मंगवाते हैं। वो टीम से बात करते हुए कहते हैं कि मेरा 4 बार ऑपरेशन हुआ है। मेरी पित्त की थैली में बार बार पथरी बन जाती है। डॉक्टर बोला जल्द से जल्द निकलवा लो। ये देखिए, और शर्ट उठाकर कमर का एक हिस्सा दिखाते हुए कहती है, ये देखो टाँका लगा हुआ है। अब चलता भी हूँ तो दर्द होता है। 4 बीघा की खेती है लेकिन भारी सामान नहीं उठा सकता। 50,000 में ऑपरेशन हुआ है।
पत्नी का तो प्राइवेट में इलाज कराना पड़ा, उसकी भी बच्चेदानी का ऑपरेशन हो चुका है। नेम सिंह ने बताया कि घर में चारों को पथरी है। हर पिता की तरह मुझको भी उनके भविष्य की चिंता होती है। हम तो जमीन बेचकर यहाँ से जा भी नहीं सकते। वहीं नेम सिंह कहते हैं, दिल्ली शहर के मलमूत्र से काली पड़ चुकी है हिंडन नदी। किसी जमाने में पानी ऐसा था कि हम लोग नदी के भीतर पड़े सिक्के तक उठा लाते थे। आज तो शिविर जैसी हालत हो गई है इसकी। फिर वह अपने मोबाइल पर नदी बचाओ अभियान का व्हाट्सएप ग्रुप दिखाते हैं और कहते हैं, हम लोग सब कोशिश करके देख चुके हैं। 5 साल में एक बार भी सांसद नहीं आए और विधायक जी के यहाँ बार बार जाने पर बस एक बार पानी की जांच करने की टीम आई थी। आज तक बस सही यही सरकारी मदद मिली है हम लोगों को। नेम सिंह आगे कहते हैं कि हम सोचते हैं कि गाँव का विकास होगा। कहने को तो नोएडा का आखिरी गांव है, लेकिन देश के आखिरी गांव से भी इसकी स्थिति बहुत बुरी है। कम से कम वहां लोग जिंदा और स्वस्थ तो होंगे। बता दें कि नदी की इस हालत की वजह है गाजीपुर बॉर्डर के पास हिंडन का पानी रोक दिया जाता है और वहां से नदी का साफ पानी दिल्ली की तरफ मोड़ दिया जाता है और फैक्ट्रियों का गंदा पानी, घरों का टट्टी पेशाब यहाँ से बहकर जाता है। मगर ये सब किसी को दिखाई नहीं देता। वहीं जब नेम सिंह से पूछा गया कि वो लोग अपनी जमीनें बेचकर कहीं और क्यों नहीं चले जाते, तो उन्होंने बताया कि हमारे पूर्वजों ने बुरे दिन के लिए ज़मीनें खरीदी थी। हमारे यहाँ कोई बीमार पड़ जाए, किसी की मौत हो जाए, किसी की बेटी की शादी हो तो कर्ज लेना पड़ता है। वो अपनी ज़मीन नहीं बेच सकता। इसका कारण है नोएडा अथॉरिटी हमारी ज़मीन को डूब क्षेत्र की ज़मीन बताते हुए मुआवजा नहीं देती। हमारे नाम की रजिस्ट्री है, फिर भी हम दूसरों को अपनी इच्छा से नहीं बेच सकते। नोएडा अथॉरिटी ने नई रजिस्ट्री इस इलाके की बंद कर रखी है। इसके बाद आगे बढ़ते हुए टीम ने नेम सिंह के बाद 55 साल की मुकेश से मुलाकात की। वह घर के बाहर का काम करती हैं। मैंने पूछा कि दिन भर क्या क्या काम करती हैं, तो उन्होंने तपाक से कहा, गिनोगे तो उंगलियां कम पड़ जाएंगी। फिर एक एक करके अपने सारे काम गिनवाती है। सुबह सुबह भैंसों का घर साफ करती हूँ, फिर खेत से उनके लिए चारा लाती हूँ, चारा काटती हूँ, भैंसों को खिलाती हूँ, दूध निकालती हूँ, गोबर पानी करती हूँ, झाड़ू लगाती हूँ, रोज़ भैंसों को धुलना होता है। इसके साथ साथ 20 और काम गिना दिए और पूछा क्या क्या लिखोगे। मुकेश की तबीयत पूछने पर मुकेश ने बताया कि कुछ वक्त पहले मेरे पेट में गांठें हुई थी। 3 महीने मेडिकल स्टोर से दवाइयाँ लेकर खाई और फिर जब दर्द बढ़ गया तो हॉस्पिटल गई। मैंने कांसीराम हॉस्पिटल में इलाज कराया था, फिर प्राइवेट में भी कराना पड़ा। बहुत पैसा लगा और कर्ज ले लेकर हिसाब हुआ। वहीं गांव और जगह को छोड़ने की बात पर मुकेश कहती हैं कि अपना घर तो कभी नहीं छूटता बेटा जी, बस डर ये है कि मैं अपनी काया तो बेकार कर चुकी हूँ, बहुओं की भी होगी तो क्या होगा। पिछले कुछ सालों से सुबह गेट खोलते ही तो नदी के गंदे पानी की बदबू घर तक घुस आती है। इसके लिए हम घर तो नहीं छोड़ सकते ना। वही पुरानी रीतियों का हवाला देते हुए कहती है कि पति के घर से अर्थी निकलेगी। ऐसा कह करके मुकेश ने टीम को विदा कर दिया और कहा कि भैंसों का चारा देने का समय हो गया, इंटरव्यू बाद में करेंगे। मगर सवाल ये उठता है कि किस तरह अंधाधुंध विकास ने नदी के पानी को इतना जहरीला बना दिया कि वो हमें कुछ देने के लायक ही नहीं रही। अब उसके तटों पर रोग, शोक, जीवन मरण का तांडव हो रहा है। सदियों से नदियों के किनारे बसने का पैटर्न था और ये 2024 में हालात ये है कि जान बचानी है तो नदी से दूर जाइए, मगर जाइए कहाँ। मोमनाथल गांव जैसी हालात देश के सैकड़ों गांवों की है, मगर सरकार, नेता, प्रशासन आम आदमी के जीवन को जीवन दर्जा कब देंगे और कब होगा मोमनाथल का जीवन स्वस्थ। मेरा उत्तर प्रदेश सरकार और माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी से यह अनुरोध है कि एक बार मोमनाथल का दौरा करें और उनके जीवन को जीवन समझें। साथ ही मैं केंद्रीय सरकार और माननीय प्रधानमंत्री जी से यह अनुरोध करूंगा कि दिल्ली तथा दिल्ली के सीमावर्ती इलाकों की जिम्मेदारी स्वयं केंद्र सरकार ले। हमें उनके जीवन को जीवन समझना चाहिए। अब मुझे दीजिए इजाज़त। ऐसी ही किसी नई कहानी के साथ फिर आपके बीच हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।